ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे साइकोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का बारे में हमने समझा, इसके टाइप्स क्लासिफिकेशन देख लिया। आज आज के लेक्चर में समझेंगे हम इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी यूजेस है। तो हम 10 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं क्या इसका यूजेस है, कैसे हम इसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना। तो साइकोलॉजी का है तो मतलब ओबियसली बात है कि वो डेली यूज़ होते ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उसका इंपॉर्टेंस है और यूजेस है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एंजाइटी रिडक्शन। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि हमने अलग अलग पॉइंट में देखा था, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा है, टाइप्स और इसका क्लासिफिकेशन के बारे में समझ चुके हैं पहले। तो इसका एक क्रूशियल टूल होता है, एक हेल्पफुल टूल होता है जो हमको प्रोटेक्ट करता है किससे, जो थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, थॉट होते हैं, इम्पल्स होता है, और उसकी वजह से हमको क्या होती है, एंजाइटी होती है। किसी भी सिचुएशन में हम हैं, थ्रेटनिंग मतलब हमारी मन क्या बोलना चाहिए, प्रतिकूल सिचुएशन में है, जैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे हम कोई सिचुएशन में है, या वैसा हमारे साथ कोई थ्रेटनिंग कंडीशन हो रही है, तो उस समय हमको क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी ईगो को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। जो भी सिचुएशन है वो और ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ना हो और ज़्यादा बोर्स ना हो, तो उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए, हमारी लाइफ की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो 10 पॉइंट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एंजाइटी रिडक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म सर्व टू एलिवेट एंजाइटी बाय distorting reality, allowing individual to avoid or minimize uncomfortable emotion और situation। एंजाइटी को रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, आपने जस्ट एग्जाम्पल के लिए अपने एग्जाम दे करके आए और एग्जाम में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, बैक आ गया, या आप फेल हो गए, राइट। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो आप उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्या कह सकते हो कि यार एग्जाम में अच्छा नहीं आया था, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, है ना। अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे, मेरे इतने इतने मार्क्स आए, तेरा क्या हुआ, उसने बोला मैं भी फेल हो गया, मेरे भी कम मार्क्स आए। फिर दूसरे को किया, उसने बोला मेरे भी कम मार्क्स आए हैं, मैं भी फेल हो गया। तो थोड़ा सा अपने आप को संतुष्टि मिलती है, चलो दोनों मिल करके एक बार और कोशिश करेंगे, मैं ये अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, हमारे बैच से 4-5 लोग और हैं जो भी फेल हो गए। तो क्या हुआ, अपने आप को थोड़ा सा हमने सेटिस्फाई किया, अपने आप को संतुष्ट किया, है ना। यदि हम ऐसा बोलते कि नहीं मेरी गलती है, इसकी वजह से मैं फेल हो गया हूँ, मैंने साल भर से पढ़ाई नहीं करी, ऐसा वैसा करके, तो अपने आप को क्या होता, और ज़्यादा स्ट्रेस होता और ज़्यादा एंजाइटी आती। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, ज़्यादा थ्रेटनिंग थी, तो उसको हमने थोड़ा कम किया। कम करने के लिए क्या किया कि यार चलो इस बार का एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी टफ आया था, इसके लिए हमको बैक आ गया, या हमने दोस्त को फ़ोन किया, 3-4 लोगों को फ़ोन मिलाया कि भाई तेरा रिजल्ट क्या हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, उसने कहा मेरा भी भाई बैक आ गया। तो हमको थोड़ा सा और लगा कि चलो मुझे बैक नहीं आया, मेरा जो फ्रेंड है उसको भी बैक आ गया, उसको भी सप्लीमेंट्री आ गई है, आगे देखते हैं, मिल करके करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने एंजाइटी को रिडक्शन किया, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर के जो आपको नहीं हो पा रहा था, तो आपने क्या किया, उसको कम करने के लिए कुछ तर्क दे दिया, कुछ लॉजिक दे दिया कि भाई एग्जाम ही टफ आया था, या और अदर पर्सन को कॉल किया तो उनका भी एग्जाम में बैक आ गया। तो आपको थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, उसको सहानुभूति होगी, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो हम आपने डायरेक्टली अपने आप को उसमें 100% ब्लेम नहीं किया, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए एक अपने दूसरा रास्ता अपनाया, दूसरा लॉजिक दे दिया। आया समझ। दूसरा आता है आपका मेंटेनिंग सेल्फ स्टीम। दे हेल्प preserve self-esteem by shielding individual from acknowledging thought or feeling that might challenge their self-image। आप सेल्फ स्टीम मेंटेन करने के लिए कभी कभी जैसे कुछ सिचुएशन में हम ऐसी जगह पर फंस गए हैं, तो वो हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी एक शील्ड की तरह काम करते हैं। शील्ड मतलब जो वॉर करते हैं, योद्धा होते हैं, वो आगे लगा के रखते हैं शील्ड इधर, है ना, ताकि बंदूक ना लगे, तलवार ना लगे, बचने के लिए। तो एक शील्ड की तरह उसको क्या करते हैं, हमारा मेंटेन, हमारी सेल्फ स्टीम है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे सेल्फ स्टीम, जस्ट एग्जांपल, कोई अच्छा बड़ा सा पर्सन है और आपकी नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट अच्छी है, अच्छी इज्जत है, आपको पता है कि सब कुछ आता है, हर चीज़ में अच्छा है। अब एग्जांपल के लिए
आपने उससे कुछ पूछ लिया या आपने बोला कि स्टेज पे आके आपको 2 शब्द इसके बारे में बोलना है, पर आपको पता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी थी, पर उस समय उसको कुछ भी आ नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था, तो वो थोड़ा सा बहाना बना सकता है कि भाई माइक अच्छा नहीं था, या मैंने नींद पूरी नहीं हुई, या पढ़ाई नहीं की, जो भी वॉटएवर, तो कुछ भी एक्सक्यूज वगैरह दे देना वहाँ पर अपनी सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने के लिए। अब वो डायरेक्ट बोलेगा कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है ना, तो फिर उसकी सेल्फ स्टीम क्या है, आपकी नज़रों में थोड़ी सी इज्जत कम हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है आपकी, जो उसकी नज़रों में भी होगी और आपकी में भी होगी, तो उसको थोड़ा सा एक लॉजिक, एक तर्क देना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि भाई इस वजह से मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया। आ रहे समझ? जैसे क्लास में कोई पढ़ने में अच्छा है, हर बार वो यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा है और एक बार नहीं कर पाया, है ना, तो अब वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा था या दूसरी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसकी वजह से नहीं किया, वो कुछ ना कुछ रीज़न बताएगा कि भाई ऐसा जो लॉजिकल हो, जो एक्सेप्टेबल हो, वैसा तर्क दे देगा। आया समझ? आ रहे समझ तुमको? हाँ, आया? सेल्फ स्टीम वाला नहीं आया? और कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं। सेल्फ स्टीम क्या होता है ये तो समझ आया है, पहले सेल्फ स्टीम समझ आएगा, उसके बाद ही कैसे उसको मेंटेन करेंगे वो समझ आएगा। सेल्फ स्टीम मतलब अपनी वैल्यू, अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, और लोगों की नज़रों में भी, है ना, कि भाई किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत है। जैसे आईफोन ले रहे हो तो उसकी एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट और उसके फीचर्स को देखकर थोड़ा सा अलग रहेगा, राइट, तो आपके एक इमेज माइंड में क्या बने कि भाई आईफोन में ये चीज़ें फीचर्स आती, इसलिए आप 80,000 70,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, और आईफोन के नाम पे यदि आपको एमआई का 10,000 वाला फ़ोन दे दिया जाए और आपसे 1 लाख रुपए ले लिए जाए, है ना, जस्ट एग्जाम्पल, तो आपकी सेल्फ स्टीम और आईफोन का स्टीम क्या था, उसका स्टेटस कि भाई वो एक ब्रांड सिंबल है, पर किसी टेक्निकल की वजह से या कुछ की वजह से वो वैसा नहीं बन पाया, है ना, तो सेल्फ स्टीम, उसको डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर लॉजिक, कुछ ना कुछ तर्क देना पड़ेगा। ये थोड़ा एग्जाम्पल सूट नहीं हुआ, कुछ दूसरा देखते हैं। ये क्लास वाला एग्जाम्पल अच्छा दिया था, उसके बाद ऐसे कोई भी मान के चलो, आपका जस्ट सपोज दैट कोई भी आपकी रिस्पेक्ट उसकी, आपके क्या बोलना चाहिए, नज़रों में अच्छी है, क्लास में हो सकता है, कॉर्पोरेट में हो सकता है, ऑफिस में, कहीं पर भी, पर जैसा आपने एक एक्सपेक्ट किया था वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाया, है ना, किसी रीज़न की वजह से, तो वो कैसे लॉजिक देगा कि भाई किसी भी सिचुएशन पर हमने क्या देखा कि भाई ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या, आपने जैसे हमने प्रोजेक्शन में देखा था कि अपने आप को उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसी लॉजिक पे किसी और चीज़ पे डाल देना या कुछ और बोल देना, जो एज इट इज सिचुएशन है उसको रियल है वैसा एक्सेप्ट नहीं करना, है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल्फ स्टीम मेंटेन करने के लिए बोलेगा कि भाई आपने सोचा कि भाई पढ़ाई में अच्छा है या कोई स्पीकिंग में अच्छा है ना, किसी चीज़ में, ऑफिस में, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पर लॉजिक दे देगा, तर्क दे देगा कि मुझे, अब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे ये काम नहीं आता है ना, तो वो लॉजिक दे देगा कि भाई कुछ भी, जैसे एग्जांपल दे देगा कि अभी मेरा मन नहीं है, या अभी मैंने कर नहीं सकता, या मेरी तबीयत खराब है, या मेरा गला खराब है। आ रहे समझ? अभी आया? जैसे एक और, जैसे कॉर्पोरेट में कोई बढ़िया सा अच्छा स्पीकर है, बोलने में अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब आपने उसको कोई भी टॉपिक दे दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये भाई अच्छा है, इस पे बोलेगा, कुछ ना कुछ अपने विचार रखेगा, कुछ भी फंक्शन वगैरह था, प्रोग्राम, मीटिंग, वर्कशॉप वगैरह में, पर वहाँ पर उसने कुछ भी नहीं बोला, तो अब वो डायरेक्ट ही नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे इसके बारे में आता नहीं है, बोल देगा मेरा गला खराब है, या मुझे बोलने नहीं आ रहा है, मुंह में छाला हो गया है ना, समझ रहे हो अभी? तो इस तरीके से उसने क्या किया अपनी, यदि वो डायरेक्ट बोलेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसका सेल्फ स्टीम है वो कम होगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्प करता है, हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद आता है एडप्टिव फंक्शनिंग। Adaptive functioning, some defense mechanism like rationalization or humor can promote adaptive functioning by providing a buffer against stressor and allowing individual to maintain a sense of
कंट्रोल। अब ये क्या होता है, हमारे जो फंक्शनिंग है उसको भी नॉर्मल मेंटेन करने के लिए भी काम करता है ना। जैसे कुछ हमारा रेशनलाइजेशन, मतलब युक्ति के हिसाब से हम उसमें कुछ भी ह्यूमर लगा रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को एडेप्ट करने के लिए। जैसे कि आप जस्ट वही एग्जाम्पल आ रहे हैं फिर से, है ना। आप एग्जाम में आपका बैक आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया, आप एग्जाम में फेल हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं किया, उसी रीज़न की वजह से फेल हो गया। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल फंक्शन को अडॉप्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ उसमें तर्क देना पड़ेगा, है ना। या तो फिर डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं इसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, या कुछ। तो आप बार बार स्ट्रेस में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, उस चीज़ को एडप्ट नहीं कर पाओगे, कोप अप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम दूसरा रास्ता, कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल लेते हैं, है ना। तो जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो भी एडेप्टिव हो जाए, फंक्शन हमारा अच्छे से चलता रहे, ठीक है। जैसे जस्ट एक ही बार एग्जाम में फेल हो गए और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं की या मेरी गलती है, ऐसा वैसा करके, तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा हम उसमें लॉजिक देंगे, तर्क देंगे, और उस सिचुएशन को, फंक्शन को एडप्ट करेंगे नॉर्मल। तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है ना। तो कहीं कुछ हद तक तो ये हेल्पफुल है, पर यदि इनका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, हानिकारक भी है। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए डेली लेट आ रहे हैं, तो एक दिन 2 दिन वो बहाना बना सकता है कि मेरी ट्रेन लेट हो गई, मेरी नींद नहीं खुल पाई ना, बस लेट हो गई, ट्रेन मिस हो गई। पर यदि डेली के डेली वही सेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फिर हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि लेट आ रहे हो, फिर कुछ ना कुछ आप मिसिंग हो रहा है आपका, आए समझ। तो नॉर्मल फंक्शन को अडॉप्ट करने के लिए भी हमारा हेल्पफुल होता है। कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। They can facilitate conflict resolution बोल सकते हैं, by allowing individual to temporarily avoid or minimize internal conflict until they are better equipped to deal with them. कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम कर रहा है, उसको कैसे, जैसे कि आप डायरेक्टली कुछ भी पार्टिकुलर सिचुएशन है और सिचुएशन के ऊपर कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि आपको, जस्ट मैंने अभी बोला कि भाई एग्जाम का ही वही, फिर से वही आ रहा है आपको, एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम में फिर से कम मार्क्स आए, है ना, आपका 10th-12th का एग्जाम था, मार्क्स आपके कम आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना था, ऐसा कर लेता, वैसा हो जाता है। तो कुछ समय के लिए आप कुछ लॉजिक दे सकते हो, तर्क दे सकते हो, अनदर भी यूज़ कर सकते हो, भाई है ना एग्ज़ाम में अच्छा नहीं आया है, मैंने बीमार हो गई थी मैं, है ना, या गाँव चली गई थी, व्हाटएवर, कुछ भी आप लॉजिक दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, कुछ समय के लिए आपका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा। आ रहे समझ, कुछ समय के लिए तो कर सकते हो उसको कम, लॉजिक वगैरह दे करके, तो बाद में फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी उसमें कर सकते हो टेम्परेरी टाइम के लिए, या तो उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड भी कर सकते हो, या थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो इस सिचुएशन को। आ रहे समझ, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विचार चल रहा है ना, कि ऐसा नहीं होना था, वैसा ये हो गया, वो हो गया, एंजाइटी आ रही, तो टेम्परेरी बेसिस पर उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं, कुछ भी लॉजिक दे करके, तर्क दे करके, कुछ बहाना बना करके, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस थॉट्स। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई चोर है, उसने चोरी कर ली, ठीक है, उसने चोरी की। अब चोरी करेगा तो वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया चोरी करते हुए, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी किया है, वो कुछ लॉजिक देगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ ताकि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं चोरी करता हूँ
चोरी करने के बाद जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसा जा करके दे देता हूँ ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहे। उसने क्या किया, एक अलग से कोई रास्ता अपना लिया ताकि उसको कॉन्फ्लिक्ट ना आए। यदि अब इसमें तो चोर को तो वैसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसका काम ही है, पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कोई नॉर्मल पर्सन चोरी करेगा तो उसकी चोरी पकड़ाएगी तो उसको थोड़ा सा अंदर से गिल्ट महसूस होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा अंदर से, अपने आप में उसको अच्छा नहीं लगेगा और दूसरों को भी नहीं लगेगा। तो उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ समय वो अलग से कुछ मैकेनिज्म देना। फिर आ जाता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस थॉट, ये भी लगभग वैसे है। Defense mechanisms operate largely on the unconscious level, protecting individual from distracting or unacceptable thought and impulse that may be too difficult to acknowledge consciously. ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करता है, अनकॉन्शियसली ये होता है ना, तो हम कभी कभी जानबूझ कर नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती है। तो क्यों हम अपने आप जो थॉट से प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस थॉट, जो थॉट्स आ रहे हैं हमारे को, सिचुएशन है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको, इम्पल्स वगैरह आ रहे हैं उनको हम कैसे और कम कर सकते हैं ना। तो अनकॉन्शियस तरीके से ये प्रोटेक्टिंग करता है अपने जो थॉट होते हैं उनको, इंटरनल फीलिंग्स हो रही है, थॉट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर शिक्षा है प्रिजर्वेटिंग ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को कैसे प्रिजर्व करता है, बताओ कैसे प्रिजर्व करेगा रिलेशनशिप को। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और क्या कैसे प्रिजर्व का मीनिंग पता है, कैसे उसको बचा सकते हैं हम, जो हमारे रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हम्म। हाँ, जैसे आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, तो जस्ट सपोज दैट आपने कुछ गलती कर दी, अब आपको उसको रिलेशनशिप आपका मेंटेन करना, इंटरपर्सनल जैसा आपका बिहेवियर था लोगों के साथ, है ना, तो उनकी नज़रों में आपकी इमेज बनी रही, तो कैसे आप यूज़ करके डिफेंस मैकेनिज्म का उसको प्रिजर्वेटिंग, मतलब उसको सेफ रख सकते हो, उसको बचा सकते हो। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, ठीक है, बैठो। तो कुछ चीज़ें हम कॉन्शियसली करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें हम करना पड़ता है या हो जाती है, वो हमारे नेचर है, हमारा ह्यूमन बीइंग है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कुछ चीज़ें हम जानबूझ कर करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ चीज़ें सिचुएशन है तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, वो है ना। जैसे हमारे से गलती हुई, फटाक से हम किसी और पे या किसी चीज़ पे उसका ब्लेम डाल देते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली भी ऑपरेट होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो ह्यूमन का एक नेचर है, इंस्टिंक्ट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। They can preserve relationship by preventing individual from expressing unacceptable impulse or emotion that could damage interpersonal relationship। क्या कर रहे हैं ये लोग? तुम बताओ कैसे होगा। मराठीमध्ये सांगते सर, एखाद्या हाँ। सिच्युएशनमध्ये जर आपल्याला एखाद्या सिच्युएशनमध्ये आपला जर इगो हर्ट होत असेल तर आपण कोणता पण बहाणा देऊन आणि त्या जी सिच्युएशन आहे त्याला कोपिंग करतो, बरोबर, म्हणजे जुळून घेतो. बैठो।
जैसे कि भाई किसी का आपस में दो फ्रेंड थे, अच्छा उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था, पर किसी रीज़न की वजह से उनका झगड़ा हो गया, तो वो यही बोल सकता है बाद में कि यार उस दिन मेरा मूड ख़राब था, तो वो अनकॉन्शियसली हो गया है ना। अब जो भी हो गया आगे का देखते हैं, समझ रहे। तो वो उन्होंने एक रीज़न दे दिया कि उस दिन मेरा पहले से ही मूड ख़राब था, इसके लिए मैं स्ट्रेस में था, एंजाइटी में था, इसके लिए वैसा हो गया है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो रिलेशनशिप को हमारी प्रोटेक्ट कर सकता है ना, इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है एडेप्टिव कोपिंग। इन सम सिचुएशन डिफेंस मैकेनिज्म सर्व एज द एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स नेविगेट स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस विदाउट बिकमिंग ओवर ब्लेम। एडेप्टिव का सिचुएशन के हिसाब से कोप अप करना, एडेप्ट करना भी एक हमारा इसमें इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि कोई भी हम सिचुएशन में है, स्ट्रेटजीज हम यूज़ करके नेविगेट कर सकते हैं, हमारी जो सरकमस्टेंस है उसको थोड़ा सा ओवर ब्लेम करने की वजह उसको थोड़ा सा कम करना है ना, ओवर ब्लेम नहीं करके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कोपिंग करके हम उसको एडप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेवलपमेंटल इम्पोर्टेंस में आ जाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी, एडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव सेल्फ आइडेंटिटी। डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस में जो हमारा एडप्टिव हो गया, कैसे हमारा डेली जो हम डेवलप हो रही हमारी एज के साथ साथ ये चीज़ें, किसी भी चीज़ पार्टिकुलर को लेकर कोई भी सिचुएशन आ रही तो कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, एंजाइटी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में भी एक इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर साइको एनालिटिक इंसाइट, स्टडिंग डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड मोटिवेशन, एडिंग साइकोथेरेपीज अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग client psychological challenges। साइको एनालिटिक इंसाइट में यदि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, हमारे को उसके बारे में नॉलेज होगा, तो हम जैसे कि थेरेपीज वगैरह देना, कोई को काउंसलिंग वगैरह करना, तो उसमें हम इसका अच्छी तरीके से रोल कर सकते हैं, कैसा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है उसके बारे में जो भी पर्सन उनके बारे में हम उनको बता सकते हैं। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन टू पर्सनालिटी, ये नीचे है ना, over time defense mechanisms become integrated into the individual's personality structure, shaping their habitual pattern of thinking, feeling and behaving in response to stressor।